नमस्कार साथियों, आज की हमारी क्लास में हम लोग देखेंगे स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेसर्स शिखा ट्रेडिंग कंपनी का एक केस है। और उससे पहले हम जानेंगे कि हमारा इंग्लिश का जो सेशन है जिसमें हम लोग आज क्या लेके आए हैं आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे इनफाइनाइट वर्ब्स क्या होती है। तो देखिए इनफाइनाइट वर्ब्स में जैसा हम लोग देखते हैं कि वर्ब्स दैट हैव टू प्लस वी वन, ऐसी वर्ब जिसमें क्या होता है टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट वर्ब बोलते हैं। या फिर ऐसी वर्ब जिसमें टू नहीं आता, ऐसी वर्ब जिसमें क्या होता है टू नहीं आता, तो उन्हें हम लोग और डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उन्हें हम कहते हैं इनफाइनेटिव कहते हैं। तो ऐसी वर्ब्स को अपन क्या बोलते हैं, इनफाइनेटिव वर्ब्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो तरीके की वर्ब्स है। एक तो वर्ब वो होती है जिसके बाद में टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसके अलावा वो वर्ब जिसमें डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब्स कहते हैं। तो दोस्तों आइए जरा हम जानें कि आखिर इन्फिनेटिव वर्ब्स क्या हैं और किस तरीके से उनका यूज होता है, एग्जाम में क्या किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा नियम है ग्रामर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। नियम हमारा कहता है द वर्ब्स, वो वर्ब जैसे अगर मान लीजिए लेट वर्ब आ जाए, मेक वर्ब है, सी वर्ब है। सी का मतलब होता है देखना, लेट मतलब करने देना, होने देना, मेक मतलब बनाना, हेयर, फील, वॉच एंड नोटिस आर फॉलोड बाय, यानी कि ये जो वर्ब आपको दी गई है लेट, मेक, सी, हेयर, फील, वॉच एंड नोटिस आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी कि इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी कि टू प्लस वी वन नहीं आता। ना ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, ना ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आएगा, ना वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ना थर्ड फॉर्म आएगी, बल्कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में आपको इनमें से कोई भी वर्ब मिल जाए, तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो नियम आपने देख लिया। नियम हमारा कहता है, रूल हमारा कहता है कि अगर किसी भी तरीके से इनमें से कोई भी वर्ब आए और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आए, तो उसके बाद हमेशा जो वर्ब आएगी वो बिना टू लगे आएगी। जैसे हमने देखा आई सॉ हिम, तो सॉ यहाँ पे वर्ब है, हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि बताएं यहाँ पे वर्ब क्या होगी, हिज चाइल्ड ऑन हिज फॉल्ट, मैंने उसे अपने बच्चे की गलती पर एक स्लैप यानी कि थप्पड़ लगाते हुए देखा। तो दोस्तों यहाँ पे सौ के बाद में क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। नियम हमारा कहता है कि बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चारों ऑप्शन देखिए तो हमारा डी इज द राइट आंसर। हम यहाँ पर लिखेंगे स्लैप। एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चंस जो वो दिए जाते हैं, आपको लिखा हुआ है स्लैपिंग टू स्लैप, स्लैप्ड लिखा हुआ है, और लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है स्लैप। तो हमारा आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ही डजंट लेट हिज चिल्ड्रन लेट। अब देखिए लेट का यूज हो रहा है, लेट के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर हिज चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है। तो जब भी इस तरीके का कोई भी सेंटेंस हो, आप देखें कि यहाँ पर अगर लेट का यूज हो, उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट हो और आपसे बोला जाए कि बताएं वर्ब कौन सी आएगी, तो इसके बाद साथियों हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो इसका मतलब है स्टेड अप, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, जी नहीं। नेक्स्ट है स्टेइंग अप, तो स्टेइंग अप में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज हो रहा है, क्या ये यूज होगा, नहीं। क्या टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, जी नहीं, क्योंकि हमारा नियम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्टली आनी चाहिए। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टेप हो जाएगा, यानी कि डी इज और राइट आंसर। नेक्स्ट है डिड यू हियर हिम डैश दैट ही वाज लिविंग फ्रॉम हियर। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि हियर का यूज हो रहा है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है हिम, और आपसे बोला जा रहा है कि बताएं हिम के बाद में आप जो है किस वर्ब का यूज करेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि नॉन फाइनाइट में कि जब भी किसी भी सेंटेंस में हेयर आए और उसके बाद में हेयर के बाद में ऑब्जेक्ट आए, तो उसके बाद हमेशा वी वन का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। हमारा आंसर होगा इसमें से। तो डी इज अवर राइट आंसर, दैट ही वॉज लिविंग फ्रॉम हेयर। देखो दैट के बाद में यहाँ पर एक क्लॉज जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। ये यहाँ पे क्या है, क्लॉज है।
वॉज के बाद में क्या लिखा हुआ है, लिविंग, यानी कि ये जो सेंटेंस है आपको दिया जा रहा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में दिया जा रहा है। ये जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस है जो कि आपको लिखा हुआ है। ही सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ वॉज का यूज हुआ। लिविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो इस तरीके से ध्यान रखना होगा। और हम लोग इस बात को भी जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर डू का यूज हो, डज का यूज हो, डिड का यूज हो और सब्जेक्ट आए तो उसके बाद में हमेशा अपन किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, इसीलिए अपन ने यहाँ पे किसका यूज किया, हेयर का यूज किया। यहाँ पे हियर की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माय बॉस मेड मी डैश ऑन द वीकेंड। तो देखिए यहाँ पर ये जो मेक है, यहाँ पर मेक जो वर्ब है उसके बाद में आप देख सकते हैं किसका यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है। तो जब मेक के बाद में हम किसका यूज करेंगे और कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, उसके बाद लिखा हुआ है ऑन द वीकेंड। तो देखिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वर्क। तो हम लिखेंगे इसमें डी इज द राइट आंसर। माई बॉस मेड मी वर्क ऑन द वीकेंड। वीकेंड का मतलब है सप्ताह अंत में, यानी कि छुट्टियों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, वर्क का यूज होगा। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लीज लेट मी डैश द आइज। तो देखो लेट के बाद में क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा अगर किसी भी सेंटेंस में लेट का यूज होता है, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग यूज करते हैं कि लेट मी स्पीक फर्स्ट, लेट हिम ड्राइव अ कार। तो देखिए ड्राइव और स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया तो हम लोग किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट के बाद मी लिखा, उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दे मेड मी। अभी अभी हमने देखा था कि मेक के बाद में क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो हमारा आंसर होगा इसमें वेट होगा। हम इसमें क्या लिखेंगे, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी लग रहा है। आई हर्ड हिम। आई हर्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट में सेंटेंस लिखा गया है, सिंपल पास्ट है। आई हर्ड हिम डैश विथ सीवर पेन। तो देखो यहाँ पे जब भी इस तरीके का सेंटेंस आता है तो हम देखते हैं कि हर्ड के बाद में क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। हम लिखेंगे आई हर्ड हिम क्राई विथ सीवर पेन। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेकंड रूल क्या आता है, द इन्फिनिटिव इज यूज्ड विदाउट टू आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। यानी कि अगर दोस्तों किसी भी सेंटेंस में मॉडल्स आ जाए तो मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कैसे, अगर विल आ जाए, शैल आ जाए, शुड है, कैन है, मे है, शुड है, वुड है, माइट है, यानी कि इनमें से कोई भी मॉडल आ जाए, कोई भी मॉडल हो, तो किसी भी मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इसका मतलब है कि इन्फिनेटिव जो है विदाउट टू का यूज कब करेंगे, जब भी सेंटेंस में मॉडल्स का यूज होता है। तो सेंटेंस इस तरह से लिखा हुआ है, इट माइट डैश लेटर इन द इवनिंग। तो देखो माइट यहाँ पे क्या है, मॉडल है। तो मॉडल्स के बाद में किसका यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो देखिए रेन जो है वो क्या है, रेन का मतलब होता है बारिश होना। तो रेन यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। हम लिखेंगे इट माइट रेन लेटर इन द इवनिंग। नेक्स्ट हमारा कुछ सेंटेंस है, पीपल मस्ट डैश देयर डेब्ट्स ऑन टाइम टू अवॉइड पेनल्टी। तो देखिए मस्ट जो है वो मॉडल है और मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। हम क्या लिखेंगे, पे लिखेंगे। पीपल मस्ट पे देयर डेब्ट्स ऑन टाइम टू अवॉइड पेनल्टी। नेक्स्ट हमारा रूल है द इन्फिनिटिव विथ विदाउट टू।
यानी कि विदाउट टू जो है वो इन्फिनेटिव का यूज हम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? आफ्टर हैड बेटर, हैड बेटर के बाद में, हैड रादर के बाद में, वुड सूनर के बाद, वुड रादर के बाद, नीड टू के बाद, सॉरी नीड नॉट के बाद, डेयर नॉट के बाद। तो देखिए काफी अच्छा नियम है ये। जैसे मान लीजिए एग्जाम में हैड बेटर आ गया, यू हैड बेटर। अब सामान्यतः तो हम लोग एक नियम जानते हैं, वो नियम क्या है कि किसी भी सेंटेंस में अगर हैड हो तो हैड के बाद में डायरेक्टली अपन किसका यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। सामान्य सा जो रूल है जो हम लोग जानते हैं, वो रूल ये कहता है कि सब अगर हैड आ जाएगा तो हैज, हैव और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, वी थ्री का यूज होगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे हैड नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है? हैड बेटर है। हैड बेटर हमेशा पास्ट एक्सपीरियंस को शो करता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हैड बेटर। तो हैड बेटर के बाद में हमेशा हम किसका यूज करेंगे? V1 का यूज करेंगे। हमारा आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। यू हैड बेटर व्हाट शी वांट, आपके लिए अच्छा होता वो देखना जो कि वो चाहती है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट है यू नीड नॉट। अब दोस्तों एक बात और समझिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में नीड का यूज होता है, किसी भी सेंटेंस में डेयर का यूज होता है, तो इनके साथ में हम किसका यूज करेंगे? टू का और V1 का यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर नीड का यूज हो, डेयर का यूज हो, तो हम टू प्लस V1 का यूज करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में नीड के बाद में नॉट का यूज हो, सेंटेंस में अगर डेयर के बाद में नॉट का यूज हो, तो इसके साथ में डायरेक्टली V1 का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। यानी कि अब जो है टू नहीं आएगा। तो हम देख सकते हैं कि यू नीड नॉट डैश वरी इन माई प्रेजेंस। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। हम लिखेंगे यू नीड नॉट वरी इन माई प्रेजेंस, कि आपको मेरी उपस्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला रूल देखिएगा, बी इन्फिनेटिव। तो बी क्या होता है? बी में हम देखते हैं कि इज आता है, एम आर आर, इज एम आर, वाज वर का यूज होता है, बीन का यूज होता है, और इसके साथ में अपन किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो इज यूज्ड फॉर नियर फ्यूचर एक्शन एंड प्लान। तो देखो यहाँ पर अपन किसका यूज करेंगे कि बी इन्फिनेटिव का जब यूज होता है तो उसके साथ में किसका यूज किया जाएगा? V1 का यूज किया जाएगा। और इज यूज्ड फॉर नियर फ्यूचर एक्शन, यानी कि जो नियर फ्यूचर एक्शन है, भविष्य में होने वाला जो एक्शन है, तो उसके साथ में अपन किसका यूज करेंगे? V1 का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो नियम को थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, इसमें टू का यूज किया जाएगा और टू के साथ में किसका यूज किया जाएगा? V1 का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली V1 नहीं आएगा, बल्कि हम किसका यूज करेंगे? टू के साथ में V1 का यूज करेंगे। तो टू लगाना कंपलसरी है। तो हमारा सेंटेंस है ही इज डैश टू दिल्ली टुडे। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही इज टू गो टू दिल्ली टुडे। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? टू गो का यूज करेंगे। तो ही इज गो नहीं आएगा, बल्कि हम लिखेंगे ही इज टू गो। ही इज टू गो वो जाने वाला है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अपन सेंटेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ कि आई एम टू टीच इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस है आई एम टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि आई एम टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ या मैं इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सेंटेंस में किसका यूज हो रहा है? M2 का यूज हो रहा है। उसी तरीके से अपन किसका यूज करेंगे? इज टू का यूज करते हैं। हम यहाँ पे R2 का यूज करते हैं। हम यहाँ पर was टू का यूज करेंगे। हम यहाँ पर were टू का यूज करते हैं। इनके साथ में हमेशा अपन किसका यूज करेंगे? V1 का यूज करेंगे। इनके साथ में हमेशा अपन किसका यूज करेंगे? V1 का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द PM इज डैश जयपुर टुमारो। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, द PM इज टू विजिट जयपुर टुमारो। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ में हम किसका यूज करेंगे? टू V1 का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है द ट्रेन इज अबाउट अराइव। हमने देखा था कि अबाउट टू का मतलब होता है कि फ्यूचर में होने वाले एक्शन के लिए अपन किसका यूज करेंगे?
अबाउट टू का यूज करेंगे तो अबाउट के साथ में क्या लगाएंगे, टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे तो हमारा आंसर होगा द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन पहुंचने वाली है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, टू और अराइव का यूज करेंगे। नेक्स्ट है द स्पीकर इज अबाउट डैश टू स्टार्ट हिज लेक्चर। तो दोस्तों यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, अबाउट का। तो अबाउट के साथ में किसका यूज होगा, अबाउट टू का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर ये समझिएगा कि अबाउट कभी भी अकेला नहीं आता, अबाउट के साथ में टू का यूज किया जाएगा और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर ये रहता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, द स्पीकर इज अबाउट टू स्टार्ट हिज लेक्चर। नेक्स्ट है दे वर अबाउट डैश ए मीटिंग। तो देखिए अबाउट के साथ में अपन किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। हमारा आंसर होगा टू होल्ड, दे वर अबाउट टू होल्ड ए मीटिंग, यानी कि वो एक मीटिंग को होल्ड करने ही वाले थे। अब देखिए टू इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर ए नंबर ऑफ कॉमन मेन वर्ब्स, यानी कि टू इन्फिनेटिव का यूज जो है इन सभी वर्ब्स के बाद में किया जाता है। आराम से समझिएगा कौन कौन सी वर्ब्स हैं, आपके सामने एक बहुत ही अच्छी लिस्ट है और इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि इन वर्ब्स का कॉमन वर्ब्स का यूज किया गया है। ये वो वर्ब्स है जो एग्जाम में सामान्यतः पूछी जाती है। एग्री, डिमांड, लॉन्ग, प्रिटेंड, एम, फेल, लव, प्रॉमिस, अरेंज, फॉरगेट, मैनेज, प्रपोज, आस्क, हेट, मीन, रिफ्यूज, बिगिन, हेल्प, नीड, रिमेंबर, चूज, होप, ऑफर, ट्राई, क्लेम, इंटेंट, प्लान, वांट, कंटिन्यू, लर्न, प्रेफर, विश। यहाँ पर इन सभी वर्ब्स जो होती है तो इन वर्ब्स के बाद में टू इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। तो देखिए किस तरीके से समझिएगा, यहाँ पर मैंने जो भी आपको लिस्ट दी थी उस आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं। तो आप लोगों के लिए जो लास्ट ईयर के जो जेएलओ के एग्जाम्स हैं, एपीपी के एग्जाम्स हुए थे, एपीओ के और आरजीएस के जो एग्जाम्स हुए थे, उन सभी एग्जाम में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है टॉपिक के अकॉर्डिंग वो अपन डिस्कस करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है वी अरेंज्ड डैश द बैंक मैनेजर एंड अप्लाइड फॉर ए लोन। तो हमने अरेंज किया, तो अरेंज वर्ब के बाद में क्या आएगा, अरेंज के बाद अभी अपन ने देखा था कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर देखिए टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इन्फिनेटिव में, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वी अरेंज्ड टू सी द बैंक मैनेजर एंड अप्लाइड फॉर ए लोन। सी का मतलब दोस्तों देखना नहीं होता बल्कि मिलना होता है। अगर मैं बोलता हूँ आई एम गोइंग टू सी ए डॉक्टर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डॉक्टर को देखने जा रहा हूँ बल्कि मैं डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ। तो मीट का मतलब मिलना होता है लेकिन मीट की जगह हम सी का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है डिड यू रिमेम्बर डैश द लेटर टू योर मदर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रिमेम्बर। तो रिमेम्बर का मतलब होता है याद करना। तो डिड यू रिमेम्बर, तो रिमेम्बर के बाद में हमेशा अपन किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे और टू के बाद में वी1 का यूज करेंगे। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। हम लिखेंगे डिड यू रिमेम्बर टू पोस्ट द लेटर टू योर मदर। नेक्स्ट है ही जस्ट वांट्स एवरीवन डैश हैप्पी। तो देखो यहाँ पे वांट का यूज हो रहा है। तो वांट जब भी आएगा तो उसके बाद में हमेशा अपन किसका यूज करेंगे, टू वी1 का यूज करेंगे। ही जस्ट वांट्स एवरीवन टू बी हैप्पी, तो इसमें अपन किसका यूज करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारा आज का केस, और हमारा केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस एमएस शिखा ट्रेडिंग कंपनी। तो दोस्तों क्या है ये केस, आइए जरा जानते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि किस तरीके से जो है इसमें है, और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से बातों को बताया गया है। ओके, तो ये हमारा केस है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलेट जुरिस्डिक्शन, सिविल अपीलेट जुरिस्डिक्शन
Civil Appeal number 2452 of 2011 arising out of SLPC number this with Civil Appeal number this. State of Punjab and others appellants and versus MS Shikha Trading Company respondents. जजमेंट है संजय करोल जस्टिस साहब का, सिविल अपीलेंट नंबर ये है। तो आइए जरा देखिए इसमें क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके सामने है ये जजमेंट, और इसमें देखिए क्या बात बोली गई है उसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। थोड़ी सी स्लाइड जो है वो प्रॉपर नहीं है, ये थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक हो चुकी है, कोई बात नहीं। देखिए, शिखा ट्रेडिंग कंपनी प्रोफर्ड अ रिट पिटीशन अगेंस्ट द इलीगल सीलिंग ऑफ इट्स शॉप बाय द ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब ऑन 13/9/2010। शिखा ट्रेडिंग कंपनी ने प्रेफर की, यानी कि एक प्रेफर की थी एक रिट पिटीशन को, एक रिट पिटीशन दाखिल की थी इलीगल सीलिंग, यानी कि अवैध रूप से जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है पंजाब का, उनके अधिकारियों ने उनकी जो शॉप थी उस शॉप पर वो जाते हैं और उस शॉप को इलीगल तरीके से सील कर देते हैं। चलती हुई दुकान जो होती है उसको इलीगल तरीके से सील कर दिया जाता है, और शिखा ट्रेडिंग कंपनी जो है वो क्या करती है, रिट पिटीशन जो है वो दायर करती है। द सेट पिटीशन बीइंग विथ CWP नंबर दिस to disposed of with two material directions, और इसमें क्या होता है कि दो material directions के साथ में disposed हो जाती है। One that since during the pendency of the petition, जबकि pendency of petition के दौरान the shop premises of STC were desealed, यानी कि जो shop premises था STC यानी कि शिखा ट्रेडिंग कंपनी का, उसे डिसील्ड कर दिया गया, दोबारा से उसको क्या कर दिया गया, डिसील्ड कर दिया गया, thereby rendering the petition infractuous, and two, that Rishi Pal Singh and officers of the state posted as Assistant Excise Taxation Commissioner had filed an affidavit taking a false defense। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऋषि पाल सिंह जो एक ऑफिसर्स हैं स्टेट के, जो कि एक असिस्टेंट एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर की पोस्ट पर जो थे नियुक्त थे, उन्होंने एक फॉल्स डिफेंस लेते हुए एक एफिडेविट जो था वो पेश किया था उसके खिलाफ। हैंस प्रोसीडिंग्स क्रिमिनल इन नेचर, तो जो प्रोसीडिंग्स के आधार पर जो कि क्रिमिनल मैटर था नेचर में, बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, यानी कि इसमें उनके अगेंस्ट यानी कि एक FIR दर्ज की गई थी विद सब्सिक्वेंट सबमिशन ऑफ द एक्शन टेकन रिपोर्ट टू द कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। 3 महीने के पीरियड के दौरान, 3 महीने का जो समय था उसके दौरान जो कोर्ट में एक रिपोर्ट जो थी, उसमें एक एक्शन रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की गई थी थ्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर्स, और जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे उसके आधार पर, उस कॉन्टेक्स्ट के आधार पर दिस कोर्ट हैज ऑब्जर्व, ये जो कोर्ट है उसने ऑब्जर्व किया, द रोल ऑफ हाई कोर्ट इज आल्सो ऑफ ए फ्रेंड, यानी कि हाई कोर्ट का जो एक भूमिका होती है वो एक फ्रेंड की तरह होती है। फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ जुडिशरी सबऑर्डिनेट टू इट, ये क्या होता है, एक फिलोसोफर होता है और जुडिशरी का एक गाइड होता है टू सबऑर्डिनेट, इसको सबऑर्डिनेट करने के लिए। द स्ट्रेंथ ऑफ पावर इज नॉट डिस्प्लेड सोलरी इन क्रैकिंग ए विप ऑन एरर, मिस्टेक्स और फेलियर। इसकी जो पावर्स है यानी कि जो इसकी क्षमता है, इसकी जो शक्तियां हैं, वो केवल मात्र ये दिखाने में नहीं है कि किसी भी प्रकार की गलतियों को बताने के लिए और उन गलतियों पे प्रहार करने के लिए, मिस्टेक्स और फेलियर्स को बताने के लिए, बल्कि इसकी पावर्स जो है शुड बी सो यील्ड, वो इतनी ज़्यादा वृद्ध है, इतनी ज़्यादा बड़ी है, एज टू हैव प्रोपेंसिटी टू प्रिवेंट एंड टू इंश्योर exclusion of repetition of committed once innocently and or unwittingly। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि उसकी जो पावर है वो ये है, वो इतनी ज़्यादा वृद्ध है कि वो जो है प्रोपेंसिटी पर शो करती है इसे प्रिवेंट करने के लिए, और किसी भी तरीके का कि अगर कोई भी चीज़ अगर गलती से हो जाती है तो उसको रिपीटिशन करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए भी ये करती है।
pardon the error but not its repetition. These principles would apply equally for all service. गलतियों को क्षमा करते हुए, ना कि इसकी पुनरावृत्ति करते हुए, इसके जो प्रिंसिपल्स, इसके जो सिद्धांत हैं, वो हर प्रकार की सेवाओं के लिए समान रूप से अप्लाई होंगे. द पावर टू कंट्रोल इज नॉट टू बी एक्सरसाइज सोलली बाय यील्डिंग ए टीचर्स केन. कि इसकी जो केवल शक्तियां जो है, केवल किसी भी टीचर्स के केन को, यानी कि किसी भी तरीके से किसी गलतियों को के ऊपर एक्सरसाइज करना नहीं है. तो इस तरीके से यहाँ पर जो है डिसीजन जो है वो लिया गया. और यहाँ पर इस तरीके से क्या था कि इस पिटीशन जो था उसको, उसके ऊपर जो विचार किया गया और यहाँ पर जो है इसको खारिज कर दिया गया कि ये जो है एक तरीके से इलीगल एक्शन जो था वो ऑफिसर्स का लिया गया था. तो ये था हमारा आज का केस शिखा ट्रेडिंग कंपनी का. और यहाँ पर हमने देखा कि अगर किसी भी तरीके से इलीगल एक्शन जो है वो लिया गया, इलीगल तरीके से सील कर दिया गया है, तो रिट पिटीशन फाइल हुई है और रिट पिटीशन के ऊपर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है. तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आज की हमारी क्लास. आई होप हम फिर मिलेंगे. इस तरीके से हम आप लोगों के लिए एक श्रृंखला लेके आए हैं एडीजे की क्लासेस के लिए, आरजीएस, जेएलओ और एपीओ के लिए. तो ये डेफिनेटली आप जुड़े रहिएगा हमसे. रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस मिलती रहेगी और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट है. फिर मिलेंगे. नमस्कार.